नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेंटेनेंस लॉज जो होते हैं उनको लेकर बड़ी हुड़दंग मची हुई है। एक तो छिपी हुई बात यह है कि आप ये मानते हैं कि एक तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दूसरी चीज आप ये मानते हैं कि मेंटेनेंस जो देना पड़ेगा उसके अलावा अगर नहीं दिया तो हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। आज इन दोनों बातों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो से मिलेगा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कानून भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूं वो कानून में लिखी हुई है। और जितनी भी रेमेडीज आज तक आई हैं, जो आप लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पढ़ते हैं, वो सब उन्हीं का आधार लेकर चलते हैं। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बेस बनाया जाता है किसी जजमेंट का वो सिर्फ और सिर्फ कानून के आधार पर बनाया जा सकता है। यानी कानून को अगर किसी ने एज इट इज फॉलो कर लिया तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये खौफ, ये डर सिर्फ इस बात का है कि आप सुनते हैं, मानते हैं, जानते इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास कुछ एजुकेशन है ही नहीं लॉ की। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ऐसा कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूं कि जिससे आपको रियल में कुछ समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अपने कोर्स होल्डर्स के साथ ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, उनको बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, और उसके बाद ही हम आपको जो हम अपने साथ करते हैं वही चीज आपको बता रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये बता दूं कि देखिए, हमारा एक नया पता है legaleaglerz.com। वहां जाइए। आपको अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको अगर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। कोर्सेज में हम लोग कई तरह के वर्कशॉप चलाते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत तरीके की पर्सनल ट्रेनिंग भी होती है, आपकी सिचुएशनल प्रोग्रामिंग होती है, फास्ट जिस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं उस तरह की आपको रेफरेंसेस दिए जाते हैं, गाइड किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो यानी कि आप जब भी इस तरह के किसी केस में फंसते हैं, जो झूठे केसेस होते हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। जैसा कि हमारे कई कोर्स होल्डर्स को आज के टाइम में बहुत फायदा हो रहा है। वो लोग अपने केसेस के अंदर बेहतरीन कर पा रहे हैं, और जहां थोड़े की उम्मीद नहीं थी वहां बहुत ज़्यादा मिल रहा है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी मेहनत इसमें पूरी है। हम कोई अकेले बैठ के चमत्कार नहीं करते। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, आपको भी इन लोगों की तरह रिजल्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेयर होकर तैयारी करनी है, तो आप इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करा के हमारी वेबसाइट से और आप हमसे बात कर सकते हैं दिए हुए टाइम पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहला डर असल में मेंटेनेंस देने का भी नहीं होता है। तकलीफ ये होती है कि अगर मेंटेनेंस नहीं दिया तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, जिसमें टॉप नॉच जो चीज आती है वो है गिरफ्तारी। आज मैं इसी का सोल्यूशन आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से दूंगा, जिसमें हमने एक ही हफ्ते में कम से कम 7 जनों का ना केवल नॉन अवेलेबल वारंट खारिज कराया, बल्कि उस पर स्टे भी लिया जो इलिसिट ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने दिया। और ये इन सभी केसेस में हुआ। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एक केस में कोई और रिजल्ट आ गया, दूसरे केस में कोई और रिजल्ट आ गया, एकदम डिट्टो कॉपी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक या ज्यादा से ज्यादा 2 डेट्स के अंदर अंदर सबको ये रिजल्ट्स मिले। आप लोग, दिक्कत क्या है कि इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं कि असल में कानून चलता कैसे है और कहावतें होती कैसे हैं। जैसी कहावतें आप सुनते हैं, मेंटेनेंस तो भाई देना पड़ता है, पति हो इसलिए देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चलो पति है या नहीं है उसका फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, पत्नी की इनकैपेबिलिटी के ऊपर भी ये चीज होती है। पर इस पर हम बहुत बार अपने वीडियोस में कह चुके हैं, तो इस पर अभी हम आज ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और ये सब चीज। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब चीजें तो बाद की बात है। पहले तो ये समझ लीजिए कि क्या डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस देना जरूरी है? तो टेक्निकली नहीं, कभी जरूरी नहीं है। डेट ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ उस दिन के लिए बनाई गई थी कि जिस दिन डेट आपकी एप्लीकेशन की लगी है, तो कोर्ट तुरंत डेट लगते ही एप्लीकेशन की और पत्नी को एक एड इंटरिम पास कर दे। यानी कि अरे भाई, बहुत समस्या दिख रही है, ये औरत तो वाकई लग रहा है कि प्राइमा फेसी वैल्यू पर इतना एविडेंट दिख रहा है, इतना एविडेंसेस हमें सफिशिएंटली नजर आ रहे हैं कि हमें लगता है कि इसको अगर मेंटेनेंस नहीं मिला, थोड़ा मोड़ा ही सही कुछ तो मिलना चाहिए, तो इस औरत की हालत खराब हो जाने वाली है। मान लो मेडिकल कोई कंडीशन चैलेंज हो गई या कुछ हो गया। अब एरियर किस चीज का बांधा जाता है, इसलिए डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात बता रहा हूं। पहले ये समझ लीजिए कि डेट ऑफ एप्लीकेशन को कभी भी 3-4 साल ऑन द नेम ऑफ फेक ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है? और उसके बाद भी डिसाइड डेट ऑफ एप्लीकेशन से करना है, नहीं, डेट ऑफ ऑर्डर से करना है। ये ही असल में किसी भी 125 के केस की सही अवधारणा है। डेट ऑफ एप्लीकेशन अलग चीज है, डेट ऑफ ऑर्डर अलग चीज है। डेट ऑफ ऑर्डर को डेट ऑफ एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफाई कर दिया गया और झूठ ये फैला दिया गया है कि रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। अब दिक्कत यह है कि पहले तो इस पर चैलेंज किया जाए कि भाई, जो चीज डेट ऑफ ऑर्डर के संबंध में है, 2-3 साल बाद तो डेट ऑफ ऑर्डर ही आएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन तो वो फर्स्ट क्लास प्रोविजन है जो कि आपको इस हालत में कोई इंसान दिखे कि आज ही इसको मेंटेनेंस देना जरूरी है, तो यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो उससे संबंधित है और उसके साथ रीजन ऑर्डर होना जरूरी है। डेट ऑफ एप्लीकेशन का कारण देना जरूरी है। क्यों कोर्ट को ऐसा लगा कि डेट जिस दिन एप्लीकेशन लगी थी
उसी दिन मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया गया, तो वो रीजन भी देना पड़ेगा, यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन एक बहुत सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज डेट ऑफ ऑर्डर है, कोर्ट को पहले देखना पड़ेगा, सबूत गवाह सब समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये चीज होगी। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन का संबंध किससे हुआ? इंटरिम मेंटेनेंस से हुआ। यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस और डेट ऑफ एप्लीकेशन एक कॉम्बिनेशन में आते हैं, और डेट ऑफ ऑर्डर और फाइनल मेंटेनेंस एक कॉम्बिनेशन में आते हैं। यानी कि अगर कोर्ट ने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है केस को, तो इंटरिम का ऑर्डर अब निकालने का वो राइट खो चुके हैं, क्योंकि इंटरिम हमेशा होता है फौरी राहत। अब आप कहेंगे साहब ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कह दी, पर हाई कोर्ट्स भी इस बात को इंडिकेट करते हैं, और कई बड़े और भी कोर्ट्स के अंदर इस तरह के फैसले आते हैं जो इंटरिम की इस बात पे इग्नोर करते हैं। आपकी तरह आज तक किसी ने लड़ा ही नहीं, किसी ने जाकर ये चीज सही तरीके से सही मायनों में समझाई नहीं है, तो सारा पैटर्न वैसा ही फिक्स हो गया। अब बात आती है गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी का जो मैटर है वो ये है कि कोर्ट आपसे सिविल रेमेडी पे बात कर रही है, यानी किसी को पैसा दिलवाना, एक मॉनेटरी बेनिफिट दिलवाना, चाहे डीवी के केस में या हो, तो ये एक सिविल रेमेडी है। तो इसके अंदर एनबीडब्ल्यू कैसे पास किया जा सकता है, नॉन बेलेबल वारंट कैसे पास किया जा सकता है, बेलेबल वारंट ही पास नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल केस थोड़ी डील हो रहा है। यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट या तो पुलिस को भेजती है, या फिर उसके अंदर रिकवरी ना होने पर वो एनबीडब्ल्यू पास कर देती है, और वो भी डायरेक्ट। दोनों ही गलत तरीके हैं। पहली बात, सिविल केस के अंदर पुलिस का कोई काम नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस 125 का भी नहीं बनता। कुछ लोग कहने लगेंगे सर सीआरपीसी का केस है, कैसे नहीं बनता? जी नहीं, जहां 1 महीने की सजा का प्रावधान है, सीआरपीसी के केसेस सब क्रिमिनल केसेस से बाहर हो जाते हैं। स्पेशली मैट्रिमोनियल मैटर्स जो है, वो सीआरपीसी से पहले आप सीपीसी की डेफिनेशन और फैमिली कोर्ट्स एक्ट की डेफिनेशन और आपके जितने भी हिंदू लॉज या मुस्लिम लॉज या ये सब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इनमें किसी भी तरह के किसी दूसरे एक्ट का जब तक जरूरी ना हो, आप इंटरफेरेंस नहीं लेंगे। ये कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग है। तो असल में इस सब चीजों को अगर आप समझेंगे, तो ना केवल आप अपनी एनबीडब्ल्यू कैंसिल करा सकते हैं, ना केवल अपना इंटरिम मेंटेनेंस कैंसिल करा सकते हैं, और इन सब चीजों को क्लब करने के बाद आप तय करवा सकते हैं कि मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है। अब ये नहीं देना वाली लड़ाई जो है, ये सिचुएशनल प्रोग्रामिंग पे होती है। तो अगर एक ही वीडियो में सब कुछ समझना चाहते हैं, तो ये इतना मुश्किल है, बिल्कुल है। पर हाँ, ये इतना आसान भी है कि अगर ढंग से फॉलो किया जाए और कानून को समझा जाए, तो असल में मेंटेनेंस सिर्फ उसी महिला या व्यक्ति को मिल सकता है जो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और इसका जस्टिफिकेशन बहुत स्ट्रांगली उस पिटिशनर को ही देना पड़ेगा जो खुद मेंटेनेंस मांगने आया है। और इसका विरोध उतना ही आसान है जितना मुश्किल मेंटेनेंस लेना है। वो अलग बात है कि आप पैटर्न में ये दिखते हैं कि मेंटेनेंस मिलना बड़ा आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है, जबकि कानून ने इसको एक गंभीर विषय बनाया है। हर झूठा इंसान इसमें रिलीफ नहीं ले सकता। दिलवाया जा रहा है वो एक आपके ही कम नॉलेज होने से, या आपके पास उस तरह की बात नहीं पहुंच पाती है जो असल में जस्टिस दिला सकती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।